हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब एकदम बढ़िया हैं। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी एकदम बढ़िया हैं। चलिए, हमारी चल रही थी जीएसटी एमसीक्यू 300 सीरीज। हम इसमें ऑलरेडी अपने 4 लेक्चर कर चुके हैं। एक हमने इंट्रोडक्शन क्लास किया था, आफ्टर देन हमने 3 टॉपिक खत्म कर लिया। कौन कौन सा 3 टॉपिक खत्म किया है? सप्लाई खत्म किया, कंपोजिशन स्कीम खत्म किया, आरसीएम खत्म किया। 3 टॉपिक खत्म किया। आज हमारा 4th टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में कि आप सभी इनवॉइस का चैप्टर रिवाइज करके आइएगा। बट आप सब जानते हो कि ये एमसीक्यू प्लस रिवीजन भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत करवाती हूँ, सो दैट कोई भी इशू ना आए। एमसीक्यू के साथ साथ हम यहाँ पर रिवीजन भी करेंगे। तो अभी 5 से 6 मिनट लगा के एक बार पूरा इनवॉइस का चैप्टर आपके सामने रखूंगी। उसके बाद हम उस चैप्टर के सभी इनवॉइस से रिलेटेड जितने भी मेरे पास एमसीक्यूज में आपके सामने लेके आती हूँ 10 से 11 वो हम सॉल्व करेंगे। आप सभी रेडी हो एमसीक्यू करने के लिए? जी मैम हम तो कब से रेडी हैं, बस आप शुरू करा दीजिए। तो आप सभी का एड्यूविन पे बहुत बहुत वेलकम है। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज शेयर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा एक रीजनेबल रेट पे क्लासेस प्रोवाइड करने वाला ऐप है ये। चलो हम करते हैं अपना एमसीक्यू सीरीज में इनवॉइस चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहले बताइए मुझे इनवॉइस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर कौन सा होता है? मैम सेक्शन नंबर 31 और एक आपने हमें पढ़ाया था 34। 31 जो कि इनवॉइस की बातें करेगा, 34 जो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बातें करेगा। ठीक है जी मैम। अब बात करते हैं इनवॉइस की। तो इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अब वो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर भी हो सकते हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आरसीएम लग जाएगा तो रेसिपिएंट को अंडर आरसीएम सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ता है। तो इनवॉइस इशू किया जाएगा एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया जाएगा। जी मैम बिल्कुल सही बात। इनवॉइस का कोई पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट होता है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। इनवॉइस का कोई पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन इनवॉइस के अंदर जो बातें लिखी जाती हैं वो बातें फिक्स होती हैं, वो बातें सर्टेन होती है कि हाँ जी आपको नेम लिखना है, आपको डेट लिखना है, आपको इनवॉइस का सीरियल नंबर लिखना है, आपको रेसिपिएंट का नाम लिखना है, कब लिखना है रेसिपिएंट का नाम, कब रेसिपिएंट का स्टेट लिखना है, कब रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर लिखना है, कब इनवॉइस पर डेट लिखा जाएगा, कब उस पर जीएसटी का अमाउंट लिखा जाएगा कि नहीं, उस पर जीएसटी का रेट लिखा जाएगा कि नहीं, उस पर गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, उस पर एचएसएन कोड लिखा जाएगा, लास्ट में उस पर साइन किया जाएगा। तो ये सभी पर्टिकुलर फिक्स हैं जो कि एक इनवॉइस पर किए जाएंगे, एक इनवॉइस पर लिखे जाएंगे। लेकिन इनवॉइस कैसे कलर का होगा, किस साइज का होगा, किस फॉर्मेट का होगा, ये सब चीजें हमारे लॉ ने फिक्स नहीं की हुई है। अब बात आती है कि मैम ये जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस पर आपने हमें काफी सारी डिटेल बताई, लेकिन क्लास टाइम पर आप हमें कराते थे एक महत्वपूर्ण डिटेल, मतलब कि इंपॉर्टेंट बात, वो एक बार रिकॉल कराइए जरा जल्दी से। देखो मैं ये कराती थी कि इस इनवॉइस के ऊपर हम काफी सारी डिटेल लिखते हैं, हम रेसिपिएंट की डिटेल भी लिखते हैं, लेकिन अगर मान लो रेसिपिएंट छोटा मोटा रेसिपिएंट है जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 50,000 रुपए से कम है, तो उस केस में हम रेसिपिएंट की डिटेल नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है, 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है, तो उस केस में हमें रेसिपिएंट का नेम लिखना पड़ता है। रेसिपिएंट का हमको नेम के साथ साथ उसका स्टेट कोड लिखना पड़ता है, उसका एड्रेस लिखना पड़ता है, हमें ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम समझ आ रही है। लेकिन अगर रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड है, तो जब रजिस्टर्ड होगा चाहे फिर कितने भी रुपए की ट्रांजैक्शन हो, हमको सारी डिटेल लिखना पड़ेगा। बट अनरजिस्टर्ड के केस में एक लिमिट है 50,000 रुपए की, वो लिमिट है। अगर ट्रांजैक्शन 50,000 से ज्यादा की है, या फिर 50,000 रुपए तक की है, या फिर 50,000 से ज्यादा की है, 50,000 या उससे ज्यादा की है, तो हमको नेम एड्रेस स्टेट कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 50,000 से कम की है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। बात समझ आ रही है यानी? यस मैम। एक बात और बता देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एचएसएन कोड की एक बात बताई थी कि इनवॉइस नंबर पर इनवॉइस के ऊपर एचएसएन कोड कब लिखना है। तो ये इनवॉइस के ऊपर एचएसएन कोड लिखना डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपए तो फिर आपको एचएसएन का एक भी डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ तक का है तो आपको एचएसएन के 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको एचएसएन के 4 डिजिट लिखने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम समझ आ रही है। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि इनवॉइस के ऊपर बनती हैं, वो मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए।
इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इनवॉइस के इशू होने की, तो गुड्स के केस में अलग होता है, सर्विस के केस में अलग होता है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अलग होता है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अलग होता है। अगर गुड्स आपने बेचा है सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर तो उस केस में अलग होता है। लेकिन अगर आप मान लो सप्लाई दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन एक डेट पे सर्विस सीज्ड हो जाएंगी तो उस केस में अलग होता है। तो इसलिए आप रिवीजन वीडियो पॉकेट समरी वाली भी देख सकते हो, वहां पर डिटेल में कवर किया गया है, पर मैं यहाँ पर बहुत फास्ट और इंपॉर्टेंट चीजें ही बोलूंगी। गुड्स के केस में होता है ऑन और बिफोर डिलीवरी, ऑन और बिफोर रिमूवल आपको इनवॉइस इशू करना होता है। बट अगर मैं सर्विस के केस की बात करूं तो ऑन भी कर सकते हो, बिफोर भी कर सकते हो, आफ्टर भी कर सकते हो। बट आफ्टर में एक समय सीमा लगा दी गई है, एक लिमिट लगा दी गई है। वो लिमिट कितनी है? वो लिमिट है 30 दिन और 45 दिन। सभी के केस में 30 दिन होता है, बट 45 दिन कब होता है, 45 डेज कब होता है? जब आपका जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ट्रांजैक्शन कौन कर रहा हो, वो ट्रांजैक्शन एनबीएफसी से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे रिलेटेड हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी की ट्रांजैक्शन हो, तो आपको 45 डेज का टाइम मिल जाएगा। एक चीज और पढ़ाई थी, अगर ये ट्रांजैक्शन डीम्ड स्टेट के बीच में हो जाती है तो ये इनवॉइस इशू कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, और या फिर जब ये अकाउंट में एंट्री लिख रहे हैं विच एवर इज अर्लियर, इनको एक बेनिफिट और मिल जाता है। चलिए, ये तो थी टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस और टाइम लिमिट इश्यूएंस ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ सर्विसेज। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर में जो मैंने आपको पढ़ाया था, रिवाइज इनवॉइस का। रिवाइज इनवॉइस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यस मैम लिमिटेड कॉन्सेप्ट क्यों रिवाइज करा रहे हो? देखो सारे यहाँ पर कराऊंगी तो फिर एमसीक्यू का पर्पस खत्म हो जाएगा, तो इसलिए अलग से रिवीजन जीएसटी पॉकेट समरी पड़ी हुई है, वहां से कर लीजिएगा डिटेल में चाहिए तो। रिवाइज्ड का क्या मतलब होता है? रिवाइज्ड का देखो ये मतलब होता था कि मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन आप एक दिन ऐसा आया जहां पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लायक हो गए और आपने 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। जब आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है बैक डेट से, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुए थे, जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ था उस दिन। अब सपोज करो कि आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और यहाँ पर थोड़े दिन बाद आपके पास आरसी आ गई, तो ये जो पूरा पीरियड है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुए थे, दैट मीन्स इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके जिस दिन आपको आरसी मिला, इस पूरे पीरियड के इनवॉइस आप इश्यू कर सकते हो, रिवाइज्ड इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। मैम कब इश्यू करेंगे? जिस दिन आरसी आता है वहां से 1 मंथ तक आप इश्यू कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, इस बार पूछने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा बचता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। अगर मैं डेबिट नोट की बातें करूं तो अगर मैं क्रेडिट नोट की बातें करूं तो क्रेडिट नोट कब इश्यू करते हैं? जब सप्लायर ने, सबसे पहले याद रखना कि डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, दोनों ही सप्लायर के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। एक भी नोट रेसिपिएंट के द्वारा इश्यू नहीं किया जाता है। क्रेडिट नोट कब इश्यू किया जाता है? जब सप्लायर ने कोई सी ट्रांजेक्शन की इनवॉइस इश्यू किया, उस इनवॉइस पर गलती से टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो कैसी लिख दी है? ज्यादा लिख दी है, या फिर उस पर जीएसटी का रेट ज्यादा लगा दिया है, या फिर क्वांटिटी ज्यादा लिख दी है। बेसिकली जीएसटी ज्यादा लग चुका है, गवर्नमेंट को जीएसटी ज्यादा जा चुका है, तो उस केस में सप्लायर रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट इशू करके क्या होगा? सप्लायर ने जो जीएसटी ज्यादा भर दिया वो उसकी जीएसटी लायबिलिटी एक साइड कम हो जाएगी, दूसरी साइड रेसिपिएंट को आईटीसी अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जीएसटी ही गवर्नमेंट वापस दे रही है तो रेसिपिएंट को आईटीसी का बात का मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एक और बात बोलती हूँ डिक्लेरेशन ऑफ क्रेडिट नोट की, क्योंकि जब भी हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो हमें उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है रिटर्न में। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सप्लायर को कि आप क्रेडिट नोट चाहो तो इशू कर सकते हो, कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। क्रेडिट नोट का प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को तो लॉस ही हो रहा है ना, गवर्नमेंट को तो टैक्स वापस देना पड़ रहा है, इसलिए ये ऑप्शनल है। अगर सप्लायर चाहे तो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन जब भी क्रेडिट नोट इशू करोगे तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन कब दोगे? तो वो डिक्लेरेशन आप दे सकते हो जिस मंथ में आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो उस मंथ की रिटर्न के साथ बता दो। लेकिन खुदा न खास्ता आप नहीं बता पाए, आपको और ज्यादा टाइम लिमिट चाहिए, तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला हम उस टाइम को बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? हम उस टाइम को बढ़ा देंगे, बट कितना बढ़ा देंगे बताओ?
तो लॉ मेकर ने बोला जिस ईयर में आपने सप्लाई की थी, जिस ईयर में आपने सप्लाई की थी, मान लो 2018 में सप्लाई की थी, उस ईयर के खत्म हो जाने के बाद जो भी सितंबर मंथ आएगा नेक्स्ट ईयर का, उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट, यानी कि सितंबर की रिटर्न कब जाएगी, 20 अक्टूबर को जाएगी। और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट जो कि होती है 31 दिसंबर। लेकिन यहाँ पर होता है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट, नॉट ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की फर्निशिंग वाली डेट, मतलब जिस दिन में आप एक्चुअल में एनुअल रिटर्न की फाइलिंग कर रहे हो वो डेट, और 20 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, वही आपकी लास्ट डेट होगी क्रेडिट नोट का डिक्लेरेशन भेजने की गवर्नमेंट को। अब बताती है डेबिट नोट। डेबिट नोट कब इश्यू होता है, तो डेबिट नोट तब इश्यू होता है जब आपने क्या किया हो, जो भी आपने इनवॉइस बनाया था उस पर कम टैक्स दिखाया, कम क्वांटिटी दिखाई, कम वैल्यू दिखाई, टैक्स का रेट कम दिखाया, जो भी रीजन रहा हो, आपने गवर्नमेंट को टैक्स कम भेजा, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन मैंडेटरी कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा आपको डेबिट नोट इश्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो फायदा है, गवर्नमेंट तो चाहेगी जल्दी से जल्दी इश्यू करो, तो गवर्नमेंट ने कहा अब आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। डेबिट नोट इश्यू करते ही आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, वो बात अलग है। उधर से अगर रेसिपिएंट एलिजिबल होगा तो उसको टैक्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा। अब लेकिन आप डेबिट नोट इश्यू करो, गवर्नमेंट को ना बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा डेबिट नोट की डिक्लेरेशन भी आपको रिटर्न में देनी पड़ेगी। कब दोगे? टाइम लिमिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई गई, क्यों? क्योंकि पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगी ना जल्दी से जल्दी पैसा मेरे पास आए। तो गवर्नमेंट ने बोला सिंपल सी बात, जिस मंथ में आप अपना डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो उस मंथ की रिटर्न जब जाएगी ना, उस मंथ की रिटर्न तब जाएगी जब जाएगी उसी रिटर्न के साथ आप इस डेबिट नोट की सभी इंफॉर्मेशन को फर्निश कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी टाइम लिमिट की। क्रेडिट नोट में थोड़ी सी टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, बट डेबिट नोट में ऐसा नहीं होता। जब डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो उसी मंथ की रिटर्न के साथ उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करा दी। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 33 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं 4 लेक्चर्स में। 34, What shall be the due date to issue invoice in case of supply of goods? आप क्या कर रहे हो बताइए, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो रिवीजन कराया उसी के बेसिस पर आंसर दो। जो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो गुड्स की सप्लाई में आप